नमस्कार। स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल या आपके अपने प्लेटफॉर्म पीआरटी एस्पिरेंट पे। तो स्वागत है आपका एक नई कक्षा, प्यारी सी अपनी क्लास जो है पाठ 10 सामाजिक अध्ययन, जो है आपका पेपर नंबर 5th डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास दूसरी है। आज इस चैप्टर को समापन हम लोग कर देंगे। तो जो हम लोग का पहला आज टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या होता है। इससे आपके बहुविकल्पी में या अति लघुत्तरी में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, नोट कर लीजिएगा कि इससे आपके एक जो क्वेश्चन है वो अवश्य ही आएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। देखिए क्या है, चित्र के माध्यम से पहले समझ लेते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ बहुत बहुत सारे डाउट आते हैं। देखिए ये पृथ्वी है, ठीक। पृथ्वी हमें लोगों को पता झुकी हुई है, तो पृथ्वी की अक्ष थोड़ी झुकी हुई है। पृथ्वी की अक्ष, तो ये हो गई पृथ्वी की अक्ष। अगर पृथ्वी सीधी होती तो ऐसे होता अक्ष, ठीक, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, लेकिन वो ऐसे झुकी हुई है तो ये हो गई पृथ्वी की अक्ष। ये क्या होता है, उत्तरी ध्रुव, ये होता है दक्षिणी ध्रुव, नाम लिख दिया। अब पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, तो मतलब पृथ्वी अगर सीधी होती और जो अभी पृथ्वी है उसके बीच में क्या झुकाव है, तो वो जब झुकाव ज्ञात किया गया तो उसका कितना डिग्री आया, 23.5 डिग्री। तो पहली हेडिंग डालेंगे, पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी हुई है कितनी, 23.5 डिग्री। फिर ध्यान से सुनिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पृथ्वी कक्षीय सतह से, अपने कक्ष की जो सतह है उससे कितना कोण बनाती है। तो अगर पृथ्वी की कक्ष को समतल मान लिया जाए, ये समतल मान लिया जाए, तो इसको एक सीधी लाइन मान ली जाए, तो पृथ्वी का कक्षीय समतल मान लिया जाए, तो ये 23.5 हो गया। पूरा होता है 90, ये पूरा कितना होता है 90, तो बचेगा कितना, 66.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपनी कक्षीय सतह से कितना है, ये वाला कोण पूछता है, तो वो कितना है, कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्या पृथ्वी के अक्ष से दो क्वेश्चन आपके आते हैं, कितना झुकी हुई है पृथ्वी, अपनी अक्ष से कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी कक्षीय सतह से कितना कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है, उत्तरी अयनांत क्या है, समर सोलिस्टिस, समर सोल्स्टिस। तो उत्तरी अयनांत से आपका एक बहुविकल्पी पूछा जा सकता है या सीधा ये पूछा जा सकता है कि उत्तरी अयनांत से आप क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं पहले लिख लीजिए, जैसे ही मैं लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा। कि डालिए 21 जून, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, 21 जून, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ, सूर्य की ओर झुका होता है, सूर्य की ओर झुका होता है। इसी वजह से, इसी वजह से सूर्य की किरणें, इसी वजह से सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। कर्क रेखा कहाँ होती है, उत्तरी गोलार्ध में। आपके दिमाग में इमेज बनती जाएगी, अभी इमेज जहां बनाऊंगा मैं तुरंत आपको समझ में आएगा, लेकिन अब आप एक क्लास ले चुके हैं, उसके पहले कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बारे में आप जान चुके हैं। तो जब मैं लिखूं तो आपके मन में इमेज बन जानी चाहिए। तो हमने क्या लिखा, इसी वजह से सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर पड़ती, कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इसी अवस्था को, पृथ्वी की इसी अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। पृथ्वी की इसी अवस्था को, इसी अवस्था को
इसी अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। क्या हम लोग जाने कि हम लोग जानते हैं 21 जून, अपने यहाँ से सोचिए 21 जून को कितनी गर्मी पड़ती है। आज 19 जून है, 2 दिन बाद 21 जून गर्मी पड़ रही है। तो इस समय कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। तो उसी अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। भारत की स्थिति कहाँ है, कौन से गोलार्ध में है, सीधा पूछा जा सकता है। तो आपको पता है भारत जो है वो पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो उससे हमें अभी नहीं कोई लेना देना, हमें पता करना उत्तरी अयनांत किसे कहते हैं। 21 जून को जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। इसी वजह से जो सूर्य की किरणें हैं कर्क रेखा पर पड़ती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। तो अभी ये आप पहले नोट कर लीजिए, फिर फिगर से मैं समझा दूं। इसको पहले आप सभी लोग नोट कर लीजिए, रोक के नोट कर लीजिए। चलिए 21 जून तारीख याद रखना। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा इसी से। देखिए मैंने क्या बताया, ये सूर्य है, देखो ये है सूर्य। आपको फिगर बना के आना है अब चीज। ठीक, ये है सूर्य, ये है आपकी पृथ्वी, ये आपकी हो गई ये ये हो गई भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा नीचे वाली मकर रेखा, मकर रेखा ऊपर वाली कर्क रेखा। यहां पर तारीख डाल दीजिए 21 जून। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टेट एंड सुपर टेट आल्सो। टेट और सुपर टेट के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे आपसे पूछेगा कि कब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, या दूसरी तरीके से कि वह कौन सी तारीख होती है जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो आप क्या लिखेंगे, 21 जून। देखिए तो उत्तरी गोलार्ध ये है, भूमध्य रेखा 2 भागों में बांट देता है, उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो जो सूर्य देखो झुकी हुई है सूर्य 21 जून को, तो सूर्य की जो सबसे ज्यादा कहां पड़ रही, उत्तरी गोलार्ध पे, और सबसे ज्यादा किस पे पड़ती, कर्क रेखा पर। तो वही हम लोगों ने लिखा है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, इसलिए सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इसी अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। इसी कारण से इस समय उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की तरफ झुकी है, सूर्य की गर्मी आएगी तो अधिक ऊष्मा क्या होगी, ज्यादा ऊष्मा मिलेगी। उत्तरी गोलार्ध में अधिक ऊष्मा तथा गर्मी होती है। इसी कारण से इस समय हम लोग के यहाँ गर्मी है अभी, उत्तरी गोलार्ध में अधिक ऊष्मा व गर्मी होती है। इसी कारण से इस समय उत्तरी गोलार्ध में अधिक ऊष्मा एवं गर्मी होती है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है, सूर्य का प्रकाश जा रहा है, तो सूर्य के ज्यादा निकट है, सूर्य के सामने ज्यादा देर है उत्तरी गोलार्ध, तो
21 जून को जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि किस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है, तो 21 जून, या किस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो 21 जून को। दोनों ही एक चीज है। तो यहाँ पर आप लोग नीचे लिखेंगे, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, नोट लगा कर लिख लीजिए और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। डीएलएड के लिए तो है ही, लेकिन ये आपके आगे तक है, कहीं भी किसी भी चीज का आप एग्जाम देंगे, लिख लीजिए 21 जून को 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन वह सबसे छोटी रात होती है। वह सबसे छोटी रात होती है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिए। इसको लिख लेना पृथ्वी इंग्लिश में लिख दिया और अर्थ। फिर से मैंने समझाया, 21 जून को पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, इसलिए कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है, ऊष्मा ज्यादा मिलती है। इसी कारण से सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया। अब इसी का उल्टा दक्षिणी अयनांत। चलिए जरा नहीं, कहाँ रख दी इंक? चलिए बाद में ही डालूंगा इंक। उत्तरी के बाद दक्षिणी अयनांत। दक्षिण अयनांत, इसको भी जल्दी से आप सभी लोग लिख लीजिए। चलिए, तो अब एक तारीख फिर इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणी अयनांत। अब हम बात करेंगे, अभी तक उत्तर की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे दक्षिण की। तो आप लिख लीजिए तारीख 22 दिसंबर। अब आप खुद बना लेंगे 22 दिसंबर। लिख दीजिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। जिससे सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जिससे सूर्य की किरणें इंक मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, ब्लू वाली, तो वो मिल नहीं रही। चलो ब्लैक से लिख देता हूँ। तो 22 दिसंबर
को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ आता है। आपका इमेज बनने लगी होगी माइंड, जिससे सूर्य की किरणें किस पर पड़ेंगी? सीधी मकर रेखा पर। दक्षिण की गोलार्ध में कौन सी होती है रेखा? आप बोलेंगे सर मकर रेखा। कौन सी? कर मकर। तो जिससे सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इस सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। पृथ्वी की इसी अवस्था को पृथ्वी की इसी अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। आप इसका फिगर बना दो। ये है सूर्य, ये है सूर्य। इंग्लिश में लिख दो सन। सूर्य को भी इज्जत दिया करो, है ना। इंग्लिश में क्या लिख दोगे? सन, सन सनासन सन। चलिए अब क्या है? 22 दिसंबर, ये आपकी हो गई पृथ्वी। ठीक, तो पृथ्वी सर नहीं बना पा रहा। हम कहेंगे वाह, कि हमको ब्रह्मा समझे हो जो हम पृथ्वी बना देंगे। ब्रह्मा नहीं हम बेटा, ब्रह्मा। चलिए ये हो गई पृथ्वी, ये आपकी कर्क रेखा, ये आपकी भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा। मकर रेखा, इसकी तारीख लिख दो। ये कब अवस्था आएगी? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा, और ये भूमध्य रेखा। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो ये प्रकाश होगा, ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा है और सीधा किस पे पड़ रहा है? मकर रेखा पर। तो वही हमने लिखा है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, जिससे सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं। शनि की दृष्टि जैसे होती है, ऐसे सूर्य की दृष्टि। पृथ्वी की इसी अवस्था को दक्षिणी अयनाद कहते हैं, विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए, मैं एक किनारे हूं। आई होप बना लिया होगा। अब लिखिए वही चीज कि 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा या ना लिखो, हम लंबे आदमी है तो लंबे ही लिख रहे हैं क्यों? कहोगे सर लंबा दिन नहीं होता, बड़ा दिन होता। हम कहेंगे वाह, पढ़ते पढ़ते होशियार हो गए। सबसे बड़ा दिन कह देना मास्टर साहब, हम पहले से होशियार थे क्यों। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है, छोटी रात होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP यही आएगा सीधा। इससे कितने क्वेश्चन बन रहे? 3। मकर रेखा पर कब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में
दक्षिणी गोलार्ध में कब सबसे बड़ा दिन होता है? 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में कब सबसे छोटी रात होती है? 22 दिसंबर। तो कहोगे सर हमें ये पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिण गोलार्ध में, तो इसका मतलब जब हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, तब यहाँ क्या होता है? सर्दी होती है, दिसंबर में होती है सर्दी। और हम लोग हैं उत्तरी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया वाले हैं दक्षिणी गोलार्ध में। तो जब दक्षिण गोलार्ध में है और 22 दिसंबर के बाद ही 25 दिसंबर आता है, तो इसका मतलब क्रिसमस जो है वो कब मनाते हैं? वो गर्मियों के दिन में मनाते हैं। तो आप सीधा पूछा जा सकता है कि वह कौन सा देश है जहां क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया लिख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मी में मनाया जाता है। गर्मी में मनाया जाता है। इसको भी जल्दी से आप सभी लोग, मैं एक किनारे हूँ, 2 लाइनें नोट कर लीजिए और फिर हेडिंग डालिए विषुव। विषुव इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स। अब आप कहोगे सर यहाँ पर 21 जून को दिन बड़ा हो गया और क्या 22 दिसंबर को भी दिन बड़ा हो गया, तो कभी तो ऐसा टाइम आता होगा जब दिन और रात बराबर होते होंगे। तो हाँ आता है, तो लिख लीजिए 2 तारीख, उसी को क्या कहते हैं? विषुव। और आप कहोगे सर विषुव कब होता होगा? अभी तो कर्क रेखा पर पड़ गई, मकर रेखा पर पड़ गई। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो टाइम आएगा जब किरणें सूर्य की भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी। मैं कहूंगा हाँ। तो जब किरणें सूर्य की भूमध्य मतलब बिल्कुल भूम के मध्य, जो पृथ्वी उसके मध्य में गिर रही है, तो जो वो दिन और रात होगा वो भी बराबर भागों में बढ़ जाएगा। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो लिख लीजिए 2 तारीख, 21 मार्च, 21 मार्च व 23 सितंबर। 21 मार्च व 23 सितंबर को 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, अर्थात इस दिन और रात बराबर होते हैं। अर्थात इस दिन, ये तीनों हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 तारीख याद रखना। अभी याद करने का बता भी दूंगा, 21 जून, 22 दिसंबर, फिर 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक, इस दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी की इसी अवस्था को विषुव कहते हैं, या इसे ही विषुव कहते हैं। विषुव, विषुवत रेखा से ही बना हुआ है, विषुव कहते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर एक फिगर बनाएंगे और सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए, आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब डाल लीजिए हेडिंग ऋतु परिवर्तन, और इसी में जो फिगर बनेगा उसी से ये विषुव और ये जो आगे का भी है वो सब क्लियर होता चला जाएगा। अब हेडिंग डालिए ऋतु परिवर्तन। आपसे सीधा पूछा जा सकता है ऋतु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो डीएलएड में तो आपको बना के लिखना है, लेकिन आपको पता है सुपर टेट या टेट एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो उसमें सीधे यही पूछा जाएगा कि किस तारीख को कब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं, कब भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, और आपकी यूपी डीएलएड में भी आएगा। तो ऋतु परिवर्तन, चलिए इसमें पहले फिगर बनाएंगे हम लोग। जल्दी से मेरे साथ बनाते हुए चलिए। सन यानी सूर्य, ठीक, ये बना दीजिए।
पृथ्वी, 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 सन। ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा, एक मिनट, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। यहां पर लिख दीजिए कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। चलिए अब यहां से ऋतु परिवर्तन आप सब समझ जाएंगे। देखिए ये है तारीख 21 जून, 21 जून। तो सूर्य देखिए ये उत्तरी गोलार्ध है, ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो यहां पर जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो कहोगे सर यहाँ पर गर्मी होगी। वेरी गुड, गर्म ऋतु या गर्मी की ऋतु, गर्मी की ऋतु, गर्मी का ऋतु या गर्मी की ऋतु, ठीक। ग्रीष्म ऋतु या इसको क्या लिख सकते, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु वही चीज लिखी हुई है। गर्मी की ऋतु ने हटा दीजिए, ग्रीष्म ऋतु कर दीजिए, ठीक। अब ये सूर्य के बाहरी ओर है तो यहां आप कहोगे सर शीत ऋतु हो जाएगी, सर्दी। बस देखिए ऋतु आप बताने लगे। ये 21 जून है, ये क्या है 23 सितंबर, 23 सितंबर। देखिए दो महीने का गैप है, जून जुलाई अगस्त छोड़ दीजिए, सितंबर। अब सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर, इसको लिख दीजिए भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो 23 सितंबर को अपने यहाँ क्या होता है, क्या होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। तो लिख दीजिए शरद ऋतु, शरद ऋतु मतलब हल्की सी सर्दी होती है। कहाँ गया ये, यहाँ होगा शरद ऋतु। और इसमें वसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। अपने यहाँ वसंत ऋतु कब आती है, आप कहोगे सर मार्च में, तो मार्च आएगा यहाँ। अब फिर 2 महीने के बाद आ जाओ सितंबर, के बाद आ जाओ अक्टूबर, नवंबर, 2 महीने छोड़ दो दिसंबर। तो अब ये आ गया 22 दिसंबर, ये लिख दो 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, ठीक। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ा रही है। तो यहां पर हो गया क्या, शीत ऋतु, शीत ऋतु। और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, सॉरी उल्टा लिख गया, रुक जाओ। जब सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही हैं तो ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु। और इसमें क्या हो जाएगा, शीत ऋतु, शीत ऋतु। और ये आ गया आपका 21 मार्च, ये लिख दीजिए यहां पर 21 मार्च। 21 मार्च को फिर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ेंगी। तो अब यहां पर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने यहाँ उत्तरी गोलार्ध में मार्च में क्या होता है, बसंत, नए नए पेड़ पौधे में पत्तियां आती हैं, तो वसंत ऋतु। और इसमें दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। तो हमने क्या समझा, 21 जून को जो हम पढ़ चुके थे उत्तरी अयनांत में, कि उत्तरी गोलार्ध में या कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर रोशनी सीधे डाला तो गर्मी, उसका अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी। अब भूमध्य रेखा पर पड़ रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में हम लोग याद रखेंगे सितंबर टाइम अपने यहाँ
शरद ऋतु होती है, हल्की हल्की सर्दी, शरद ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। 22 दिसंबर में पूरी सूर्य की रोशनी जा रही है दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहां गर्मी, तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी। इसमें हम लोग 21 मार्च को क्या करते हैं, हमारे यहाँ बसंत ऋतु चल रही होती है होली के आसपास, तो क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध बसंत ऋतु और इसमें शरद ऋतु। तो बस इसको ये फिगर बना के आप बना लीजिए और 2 पॉइंट करके ऋतुओं में लिख देना, बस पूरे नंबर मिल जाएंगे। यही 4 पॉइंट बना के लिख देना कि 21 मार्च को यहाँ पर 21 जून को 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, फिर दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक। फिर 21 के बाद 23 सितंबर, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में। फिर तीसरा पॉइंट 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। और फिर लास्ट तारीख क्या हो जाएगा, अब लास्ट हो गई, क्या हुआ, हाँ 21 मार्च, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में, ये डीएलएड में आए तो आपको ऐसे लिखाना है, बस दक्षिणी गोलार्ध फिगर बना देना और ये जल्दी लिखाना, और हिंदी में लिखना चाहे ना तो हिंदी में लिखाना। क्या क्या होगा बताइए। 21 जून को आप अपने मन से सोचिए, 21 जून को सीधे पड़ रही है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। दक्षिणी में उसका उल्टा क्या, शीत ऋतु। फिर 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर पड़ रही है उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, शरद ऋतु, उसमें वसंत ऋतु, उसका उल्टा। चलिए फिर आ गए 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु। हम अपने अपने से भी सोच सकते हैं हम कौन से गोलार्ध में, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर में क्या हो रहा होता है, शीत सर्दी, और दक्षिण में क्या होगा, ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु। और उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। रुक जाइए, यहां पर लिखे दे रहा हूं, वहां दिख नहीं रहा। दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, शरद ऋतु, शरद, शरद ऋतु। चलिए इसको भी जल्दी से आप सभी लोग नोट कर लीजिए। रोक, ये हो गया आपका टॉपिक। और लास्ट हेडिंग पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं डाल लीजिए, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। लीप वर्ष आपको पता ही है, सीधे अगर आज आ जाए कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं वो लीप वर्ष कहलाता है।
साधारण वर्ष, ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं वो साधारण वर्ष कहलाता है। तो पृथ्वी की आंतरिक क्रिया, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं। तो जैसा कि नाम है वैसे ही छोटा सा टॉपिक है कि पृथ्वी के अंदर होने वाली जितनी प्रक्रियाएं हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं। पृथ्वी पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं से तात्पर्य पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं से तात्पर्य पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के भीतर होने वाली होने वाली प्रक्रियाएं हैं। जो पृथ्वी के अंदर भूकंप, ज्वालामुखी, इसी के कारण पृथ्वी पर रहना सफल हो पाया, इसी के कारण से पृथ्वी की ऐसी संरचना है। तो वही लिखेंगे हम लोग, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं से तात्पर्य पृथ्वी के भीतर होने वाली प्रक्रियाएं जो पृथ्वी के सतह को आकार देती हैं, जो पृथ्वी के सतह को आकार देती हैं। कौन कौन सी होती हैं, जैसे लिख दीजिए, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, आदि। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक फिगर बना दीजिए, इसी में हेडिंग, सब हेडिंग बना लीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें एक दो वो आ जाते हैं, लेकिन सीधे आपसे पूछा जा सकता है, इसी में भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग ने कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में। इस सबसे ऊपर क्रस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं भूपरपट्टी। दूसरा मैंटल, और तीसरा क्रोड। भूपरपट्टी सबसे ऊपरी परत पूछी जा सकती है पृथ्वी की, क्या कहलाती है, क्रस्ट या भूपरपट्टी। बीच वाली मां से मध्य या बीच वाली मां से मैंटल, सबसे नीचे क्रोड। और इसके बाद एक हेडिंग और डाल लीजिए, चलिए नोट बना के लास्ट, सीधे पूछा जाता है सूर्य तप सर्वाधिक किस जगह पर प्राप्त होता है, मतलब सर्वाधिक गर्मी पृथ्वी के किस जगह पर होती है। तो लिख दीजिए, पृथ्वी के साइबेरिया स्थित वो कहाँ रखती है, चलिए 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, बारखोयास्क, ये कहाँ है, साइबेरिया। बारखोयास्क साइबेरिया, इसको गोले में बंद कर लीजिए। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त करता है, पृथ्वी पर सूर्य तप अधिकतम प्राप्त होता है, पृथ्वी पर सर्वाधिक या अधिकतम सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त करता है।
तो सीधे पूछा जा सकता है पृथ्वी पर ऐसा कौन सा स्थान है जो सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त करता है? बारखोयास्क जो है साइबेरिया क्षेत्र में। तो ये आपका पार्ट 10 आज समाप्त हुआ, और जितने आपके क्वेश्चन है वो बाद में करा दिए जाएंगे। अभी सीधे अभ्यास की एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगा, चैप्टर 1 से जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं एक एक लेक्चर ले लिया करूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप रिवीजन करते रहिए। आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही हों, और आपका अपना परिवार है, आपका अपना चैनल है, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा आप चाहते हैं कमेंट करिए, वैसे चीज़ें चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।